मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अग्रसेन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहा था तरंग यांत्रिकी मॉडल, या हम ये बोल सकते हैं क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। जब तरंग यांत्रिकी मॉडल पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताए थे कि जो तरंग यांत्रिकी मॉडल है दो प्रकार के सिद्धांतों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से सिद्धांत थे वो? एक तो था डी ब्रोगली सिद्धांत और दूसरा था आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। डी ब्रोगली हम पहले पढ़ चुके हैं। डी ब्रोगली ने क्या बताया था? द्वैत प्रकृति को बताया था। अब हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? इस सिद्धांत का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है? क्या होता है कि तरंग प्रकृति रखने वाले कण, क्या मैंने बोला है? तरंग प्रकृति रखने वाले कण। और वो कण कौन कौन से? आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो सूक्ष्म कण है डी ब्रोगली में। तरंग प्रकृति रखने वाले कण की स्थिति तथा संवेग एक साथ एक समय पर यथार्थ रूप से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। कहने का मतलब क्या है इसका? कि हम एक टाइम पर या तो कण की स्थिति को ही निकाल सकते हैं या कण के संवेग को ही निकाल सकते हैं। दोनों को एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं है। दोनों को क्या नहीं कर सकते? एक साथ नहीं निकाल सकते। यदि हम एक को निकालेंगे तो दूसरे में क्या आ जाती है? अनिश्चितता आ जाती है। क्या आ जाती है? अनिश्चितता आ जाती है। जैसे यदि हम किसी कण की स्थिति को निकालें और यदि उसी समय कण का संवेग निकालें तो संवेग में क्या आ जाएगी? अनिश्चितता आ जाएगी। यदि हम संवेग को यथार्थ निकालें और उसी समय स्थिति को निकालें तो हमारा संवेग यदि यथार्थ है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो स्थिति कैसी होगी? अनिश्चितता पूर्ण होगी। स्थिति में क्या आ जाएगी? अनिश्चितता आ जाएगी। अब अनिश्चितता क्या होती है? मतलब उसमें वेरिएशन आ जाता है थोड़ा सा, कि एग्जैक्ट पोजीशन से थोड़ा सा अलग। जैसे सपोज स्थिति आनी थी 2 सेंटीमीटर पे, तो वहाँ आ जाएगी वो 2.1 पे, 2.2 पे। तो ये होता है वेरिएशन, अनिश्चितता। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब जो ये सिद्धांत होता है ये किस पे निर्धारित होता है? डी ब्रोगली सिद्धांत पर। डी ब्रोगली पर आधारित कैसे होता है? क्योंकि ये कौन से कण देते हैं? तरंग प्रकृति रखने वाले कण ही अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करते हैं। अब देखिए गणितीय रूप। गणितीय रूप कैसे लिखते हैं इसमें? यदि किस स्थिति में अनिश्चितता क्या है? डेल्टा एक्स। यदि संवेग में अनिश्चितता क्या है? डेल्टा पी है। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 2 पाई, या तो h अपॉन 4 पाई से ग्रेटर होगा या h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा। क्योंकि जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हम इसे क्या मान लेते हैं? इक्वल मान लेते हैं। जब इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं तो हमें किस प्रकार लिखते हैं? इस प्रकार लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि संवेग में अनिश्चितता व स्थिति में अनिश्चितता का गुणनफल h अपॉन 4 पाई के बराबर या उससे ज़्यादा होगा। ये h अपॉन 2 पाई इसलिए ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि हमने बोर की सेकंड अवधारणा पढ़ी है, तो थोड़ा सा मिस स्पेल हो जाता है। तो देखिए ये समझ में आया। अब देखिए हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? चूंकि P बराबर होता है mb, द्रव्यमान इंटू वेग। ये बात समझ में आई। अब इसका क्या करते हैं? पूर्ण अपकलन करते हैं। इसका क्या करते हैं? पूर्ण अपकलन। पूर्ण अपकलन में क्या करना होता है? डेल्टा P अपकलन की में क्या लगा देते हैं? डेल्टा लगा देते हैं, या आपने पढ़ा होगा डी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स जो होता है वो होता है आंशिक अपकलन, ये होता है पूर्ण अपकलन। m इंटू डेल्टा बी। अब आप कहोगे सर आपने m
के आगे ये डेल्टा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि किसी भी कण का जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स होता है, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो 9.1 × 10⁻31 kg है, वो चाहे कहीं पर भी हो इलेक्ट्रॉन, उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज किस में होता है? ओनली वेलोसिटी में होता है। तो हमने क्या लिख दिया? P डेल्टा P बराबर m डेल्टा B। अब डेल्टा P का मान इस समीकरण में रखोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा x इंटू m डेल्टा B ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये डेल्टा B है, ये डेल्टा B किस में क्या बताती है? ये बताती है वेग में अनिश्चितता। ये किस में बताती है? वेग में अनिश्चितता। अब ये मैंने आपको लिखाया क्यों है कि वेग में अनिश्चितता? क्योंकि जो संवेग में अनिश्चितता पाई जाती है, हाइजेनबर्ग ने बोला है कि संवेग में जो अनिश्चितता होती है वो किसके कारण होती है? वेग में अनिश्चितता के कारण। और यदि हम इस सिद्धांत को पढ़ते हैं, इनकी अनिश्चितता के बारे में निकालते हैं या इनकी स्थिति या संवेग को ज्ञात करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस कण पर या कोई भी जो कण ले रहे हैं हम, जिसका संवेग या स्थिति निकाल रहे हैं, उस पर क्या डालनी पड़ेगी? फोटोन डालना पड़ेगा। जैसे ही हम उस पर फोटोन डालते हैं तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? टक्कर होगी। टक्कर होने पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति चेंज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की स्थिति चेंज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात कर लेंगे, लेकिन टक्कर के बाद का वेग हम ज्ञात नहीं कर पाते। इसलिए टक्कर के बाद के वेग को ज्ञात नहीं कर पाते तो टक्कर के बाद के वेग में क्या आ जाती है? अनिश्चितता आ जाती है। और जैसी वेग में अनिश्चितता आती है, उसके कारण किस में अनिश्चितता आ जाती है? संवेग में अनिश्चितता आ जाती है। ये पूरा क्या है आपका? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये बात भी ध्यान रखना, हम कैसे निकालेंगे स्थिति और संवेग को निर्धारित कैसे करते हैं कि कोई भी कण लो, उस पर फोटोन डालो, फोटोन डालने के पश्चात जैसे ही फोटोन उस पर आपतित होता है, टकराता है, तो हम टकराने के बाद उस की स्थिति तो ज्ञात कर पाते हैं, लेकिन टकराने के बाद उसका वेग क्या रहेगा उसको ज्ञात नहीं कर पाते हैं। जब वेग ज्ञात नहीं कर पाते तो हम ये बोल देते हैं वेग में क्या आ जाती है? अनिश्चितता आ जाती है। अनिश्चितता आने पर हम क्या कह सकते हैं? अनिश्चितता आने पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये संवेग में भी अनिश्चितता आ जाएगी। अब देखो कि सर ऐसा होता कैसे है? देखो आपने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस यहाँ पर कोई फोटोन टकराया, जैसे यहाँ पे फोटोन टकराएगा, टक्कर होगी इनमें, टक्कर होने के बाद ये सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, जैसे ही आप इसका क्या निकालोगे? स्थिति निकालोगे, इतनी देर में इलेक्ट्रॉन पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात नहीं कर पाते। सपोज हम इलेक्ट्रॉन का एक स्थिति में यहाँ पर वेग ज्ञात कर लिया, सपोज हमने क्या बोला? माना एक स्थिति हमने वेग ज्ञात कर लिया, यथार्थ वेग ज्ञात कर लिया, उतनी देर में जितनी देर में हम क्या करते हैं? वेग ज्ञात करते हैं, उतनी देर में ये इलेक्ट्रॉन इस स्थिति को छोड़कर अन्य स्थिति पर पहुंच जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि स्थिति में क्या आ जाती है? अनिश्चितता आ जाती है। इसलिए हम एक ही समय पर या तो वेग ज्ञात कर सकते हैं या हम स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि या तो यथार्थता, एक समय पर स्थिति और संवेग या वेग यथार्थ रूप से निर्धारित नहीं किए जा सकते। क्या बोला मैंने? एक ही समय पर स्थिति या वेग या संवेग यथार्थ रूप से निर्धारित नहीं किए जा सकते। यथार्थ रूप का मतलब है एग्जैक्ट मान, बिल्कुल एग्जैक्ट मान ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? देखो अब हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग की सार्थकता।
कि हाइजेनबर्ग किन किन कणों पे लागू होता है। तो आपको पता है ये किस पे आधारित है, डी ब्रोगली सिद्धांत पे आधारित है। डी ब्रोगली किन पे लागू होता था, सूक्ष्म कणों पर लागू होता था। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो भी किस पे लागू होगा, सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर ही लागू होता है, बड़े पिंडों पर लागू नहीं होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। यदि आपसे कोई सार्थकता पूछे इसकी कि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सार्थकता क्या है, तो क्या बोलोगे आप कि यह भी सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। यह भी किस पे लागू होता है, सूक्ष्म कणों पर, क्योंकि ये किस पे आधारित है, आपका डी ब्रोगली सिद्धांत पे। मैंने बताया डी ब्रोगली सिद्धांत कब लागू किया गया था, 1924 में। ये कब आया था, 1927 में, उसी के आधार पर आया था। जब ये सूक्ष्म कणों पर लागू होता है तो कौन कौन से सूक्ष्म कण हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जो भी अत्यंत सूक्ष्म कण होंगे वो सभी उन पर ही क्या होता है, ये लागू होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर तरंग समीकरण का मतलब क्या है सर, ये दिया क्यों है? तो देखिए जो अब तक चल रही थी वो चल रही थी क्लासिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं या क्लासिक मैकेनिज्म बोल सकते हैं। तो अब तक आपने क्लासिकल पढ़ी थी। अब जो श्रोडिंगर थे उन्होंने क्या दी थी, क्वांटम केमिस्ट्री दी थी। कौन सी केमिस्ट्री दी थी, क्वांटम केमिस्ट्री दी थी, क्वांटम यांत्रिकी दी थी इन्होंने। जब क्वांटम यांत्रिकी के बारे में बताया था एरविन श्रोडिंगर ने, तो उन्होंने क्या बताया था इस समीकरण के द्वारा कि परमाणु के चारों ओर जो त्रिविम क्षेत्र पाया जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के बारे में बताया था। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के बारे में बताया था। और वह प्रायिकता किसके द्वारा दी गई थी, श्रोडिंगर तरंग समीकरण के द्वारा दी गई थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि एरविन श्रोडिंगर ने, नाम क्या था इनका, एरविन श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी को विकसित किया। क्वांटम यांत्रिकी को विकसित करने के बाद इन्होंने क्या बताया उसमें कि परमाणु के चारों ओर त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता एक तरंग समीकरण द्वारा दी जाती है जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटम यांत्रिकी प्रकाशित की इसे क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री भी बोलते हैं। जो आप अभी तक पढ़ रहे थे वो क्या थी, क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल केमिस्ट्री। क्वांटम यांत्रिकी प्रकाशित की, इन्होंने क्या बताया था, परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो त्रिविम क्षेत्र पाया जाता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो त्रिविमीय क्षेत्र पाया जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता
की प्रायिकता को, उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को एक तरंग समीकरण द्वारा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को एक तरंग समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। क्या होता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल 0। ये क्या होता है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण होता है। ये क्या होता है आपका, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ये डेल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये कोई साई आपका क्या है, तरंग। इधर देखिए साई यहाँ पर क्या है, तरंग फलन। साई क्या है यहाँ पर, तरंग फलन। अभी बताऊंगा आपकी तरंग फलन क्या होता है। उधर एम क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान अपन किसका लेते हैं, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ई क्या है, कुल ऊर्जा। ई क्या है आपकी, कुल ऊर्जा। वी क्या है आपकी, स्थितिज ऊर्जा। बी क्या है यहाँ पर, स्थितिज ऊर्जा। एच क्या है यहाँ पर, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक यही है, सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर का। देखिए साई क्या है, तरंग फलन। एम क्या है, द्रव्यमान। ई क्या है, कुल ऊर्जा। वी स्थितिज ऊर्जा। एच प्लांक नियतांक। अब देखिए यहाँ पर जो ये साई होता है, साई होता क्या है, देखिए आपकी कोई तरंग है, सपोज ये कोई आपकी तरंग है, तो ये तरंग का जो ये उच्चिष्ट होता है इसको बोला जाता है साई। इसको क्या बोला जाता है, साई। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की तरंग के आयाम को तरंग फलन कहते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, तरंग फलन की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन की तरंग के आयाम को तरंग फलन कहते हैं। अब देखिए ये जो होता है, ये आपको मैंने यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस बताई है, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन की तरंग का आयाम। ये आपकी पूरी क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेव है, इलेक्ट्रॉन की तरंग है, ये इसका क्या है, आयाम है। तो ये क्या होगा, तरंग फलन होगा। इसे किससे व्यक्त करते हैं, साई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, साई से व्यक्त करते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन होता है वो किसको बताता है, परमाणवीय कक्षक को बताता है। इलेक्ट्रॉन का जो तरंग फलन होता है वो किसको बताता है, परमाणवीय कक्षक को बताता है। अभी हम पढ़ेंगे कक्षक, कक्ष, कोश, उपकोश, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये इससे रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने अभी करा दिया। तो ये किसको बताता है, परमाणवीय कक्षक को बताता है। इसको मैं जो ये थ्योरी है इसको साफ कर रहा हूँ। देखिए जो तरंग फलन होता है
किसको बताता है? परमाणु कक्षक या परमाणवीय कक्षक को। ये बात समझ में आ गई? ये बात ध्यान रखना। अब देखिए हमने बोला था कि सर इसमें प्रायिकता कहाँ दिख रही है, तो देखिए इस समीकरण को जब सॉल्व किया जाता है तो इस समीकरण को सॉल्व करने पर यहाँ से किसका मान निकाला जाता है? साई का मान निकाला जाता है। किसका मान निकाला जाता है? साई का मान, मतलब तरंग फलन निकाला जाता है। जो तरंग फलन निकाला जाता है उस तरंग फलन का स्क्वायर करने पर, या हम ये कह सकते हैं साई का स्क्वायर करने पर जो हमको मान प्राप्त होता है उसे ही क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो साई स्क्वायर है ये क्या होती है कि परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। इस प्रकार हम क्या निकालते हैं? प्रायिकता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रायिकता निकालते हैं। देखिए समझ में आ गया होगा आपको। अब एक लाइन लिखिए, उसमें क्या लिखना है आपको? परमाणु में नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है कक्षक कहलाती है। क्या कहलाते हैं? कक्षक कहलाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? कक्षक की डेफिनेशन, कक्षक की डेफिनेशन है परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना अधिकतम हो कक्षक कहलाता है। तो अब हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जो क्या है? अधिकतम, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका कक्षक। जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? वृत्ताकार कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो वृत्ताकार कक्षाओं में पाए जाते हैं तो वहाँ पर उन वृत्ताकार कक्षाओं को क्या बोल सकते हैं? हम एक प्रकार से कक्षक बोल सकते हैं कि वहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है? अधिकतम होती है, उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में पाए जाते हैं। ऐसे तो देखो ये आपका नाभिक, ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं, ये खाली भाग भी तो है। ये पूरा जो ये खाली भाग है यहाँ पर पाए ही नहीं जा रहे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इनको कक्षक नहीं बोलेंगे। सिर्फ किनको बोलेंगे? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? कक्षक या कक्ष। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए यदि हमने यहाँ पर क्या निकाला है? साई स्क्वायर का मान निकाला है, प्रायिकता निकाली है। यदि साई स्क्वायर का मान अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, साई स्क्वायर का मान क्या हो? मैक्सिमम हो, तो वो किसको बताता है? कक्षक को।
वो किसको बताता है? कक्षक को। और यदि साई स्क्वायर का मान क्या हो? मिनिमम, मिनिमम मतलब 0 हो, मिनिमम हो, तो वो किसको बताता है? नाभिक को। किसको बताता है? नाभिक। मिनिमम का मतलब बिल्कुल 0 नहीं होना चाहिए, 0 के इर्द गिर्द होना चाहिए। यदि 0 ही हो गया तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई अस्तित्व है ही नहीं, वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का कोई अस्तित्व होगा ही नहीं। तो हमको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण में क्या फर्स्ट कि किसने दिया था? एरविन श्रोडिंगर ने दिया था। क्या बताया था उसने? क्वांटम यांत्रिकों को प्रकाशित किया था उसने। इस क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा क्या बताया था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक त्रिविमीय क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता एक तरंग समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है। उस तरंग समीकरण को क्या नाम दिया जाता है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण। जो क्या होता है? ये होता है, ये बॉक्स में बना हुआ है। यहाँ पर साई क्या है? तरंग फलन है, एम द्रव्यमान, ई कुल ऊर्जा, वी स्थितिज ऊर्जा और एच प्लांक नियतांक। तरंग फलन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की तरंग के आयाम को क्या कहते हैं? तरंग फलन। जैसे ये आपकी इलेक्ट्रॉन की तरंग है, ये इसका क्या बोलता है? आयाम होता है। इसका सबसे हाईएस्ट मान क्या है? ये आयाम। तो इसको क्या बोलेंगे? तरंग फलन। इसको किससे शो करते हैं? साई से शो करते हैं। अब ये तो हो गया तरंग फलन। तरंग फलन प्रदर्शित किसको करता है? परमाणु कक्षक को प्रदर्शित करता है। अब देखिए साई, हमने यहाँ से इस समीकरण से साई का मान निकालेंगे। साई का मान निकालने पर हम यदि साई का मान निकाल लिया तो साई स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। जब साई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो साई स्क्वायर किसको बताता है? परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रायिकता निकाल सकते हैं। और श्रोडिंगर ने भी यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को इस समीकरण की हेल्प के द्वारा निकाल सकते हैं। दूसरा, कक्षक, ये परमाणु कक्षक को व्यक्त करता है तरंग फलन। तो कक्षक होते क्या हैं? नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला बहिर्त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना क्या हो? अधिकतम हो। यहाँ पर 90 to 95% संभावना होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। वो क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा इस फॉर्मूले को, जो ये आपका श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, इसको एक दूसरे रूप में और लिखा जा सकता है। कैसे? इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल 0। इसको इस फॉर्मूले के रूप में भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर बराबर होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको बोला जाता है लाप्लांस संकारक। इसको क्या बोला जाता है? लाप्लांस संकारक। क्या बोला जाता है? लाप्लांस संकारक। बस इसको ये ध्यान रखना, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम संख्या।